नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MST 1 का यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनिट 3 से टॉपिक नंबर 3.3, जिसमें हम विद्यापति की भाषा के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। विद्यापति की मातृभाषा और मिथिला की सामाजिक सांस्कृतिक भाषा भी जो है वो मैथिली ही थी। यूँ मिथिला में विद्वानों के बीच संस्कृत की भी प्रतिष्ठा थी। विद्यापति ने अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना पदावली मैथिली में ही रची। मिथिला की विद्वत परंपरा को मानकर उन्होंने संस्कृत में भी जो है रचना की। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जो विद्यापति थे, अगर हम उनकी मातृभाषा देखें तो वो मैथिली भाषा थी। इसी के साथ ही विद्यापति जो है वो पूरे मिथिला क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक भाषा भी थी, यानी कि समाज के लोग आपस में बातचीत करने और अपने त्योहारों या रीति रिवाजों में इसी मिथिला भाषा का जो है प्रयोग करते थे। लेकिन उस समय जो था मिथिला में जो भी पढ़े लिखे लोग थे, यानी जो विद्वान थे, उनके बीच हमें संस्कृत भाषा की भी प्रतिष्ठा होती हुई दिखाई देती है। वैसे तो विद्यापति जो है कई भाषाओं को जानते थे, लेकिन इनकी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है पदावली, इसकी रचना विद्यापति ने जो है मैथिली भाषा में की। इसके साथ ही इन्होंने मिथिला की विद्वत परंपरा का भी पूरा सम्मान किया। विद्वत परंपरा का अर्थ होता है विद्वानों या फिर पढ़े लिखे लोगों की पुरानी चली आ रही परंपरा, क्योंकि उस समय के जो विद्वान थे वो संस्कृत को बहुत बड़ा मानते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनकी बात रखते हुए संस्कृत भाषा में भी विद्यापति ने बहुत सारी सुंदर रचनाएं की है। लेकिन अवहट्ठ में कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना करने के पीछे यही बात प्रेरणा के रूप में काम कर रही होगी कि अपभ्रंश उस समय की जो है उत्तर भारत के राष्ट्रीय संदर्भ की भाषा थी और विद्यापति का रचनाकार केवल अपने क्षेत्र तक जो है सीमित नहीं था। तो यहाँ पे विद्यापति की दो और रचनाओं के बारे में बताया। पहला तो कीर्तिलता और दूसरा कीर्ति पताका। अगर हम इनकी भाषा को देखें तो ये दोनों ही रचनाएं अवहट्ठ भाषा में की गई। दरअसल क्या था, पुराने समय में अपभ्रंश नाम की एक भाषा थी जो कि हिंदी की बिल्कुल शुरुआती रूप जैसी हमें देखने को मिलती है। इसी अपभ्रंश भाषा के बदले हुए रूप को अवहट्ठ कहा जाता है। तो अवहट्ठ में विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की। उस समय ये जो भाषा थी अवहट्ठ, ये पूरे भारत के राष्ट्रीय संदर्भ की भाषा थी, यानी कि पूरे देश के लोग जो है अवहट्ठ भाषा को समझते थे। तो विद्यापति जी को इसी बात से प्रेरणा मिली और विद्यापति जो है एक ऐसे रचनाकार थे जो केवल अपने छोटे से क्षेत्र या इलाके तक जो है सीमित नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वो पूरे देश के लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए विद्यापति ने क्या किया, मैथिली के साथ साथ अवहट्ठ भाषा का भी प्रयोग किया। अब विद्यापति की भाषा में सबसे पहले जानते हैं जन भाषा का निर्माण। भाषा की दृष्टि से भी विद्यापति जो है वो संक्रमण काल में पढ़ते हैं। अपभ्रंश का प्रभाव या अपभ्रंश में काव्य रचने की प्रवृत्ति लगभग समाप्त हो रही थी और आधुनिक आर्य भाषाओं का साहित्यिक उदय हो रहा था। भाषा, समाज और काव्य सृजन के विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया पर गौर करने से यह स्पष्ट होता है कि जब कोई भाषा काव्यात्मक गरिमा पा लेती है और उसका एक परिनिष्ठित रूप जो है शास्त्रीय स्तर पा लेता है, तो सामान्य जनता या कहें सामान्य जनसमूह के लिए वह स्वरूप जो है वो दुरूह होने लगता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि जब हम विद्यापति जी के भाषा को देखें तो विद्यापति का जो समय है वो एक संक्रमण काल था। संक्रमण काल का मतलब हुआ एक बदलाव का समय। जब हम पुरानी चीज़ को छोड़कर नई चीज़ में जा रहे होते हैं तो इस बीच का जो समय होता है उसे संक्रमण काल कहते हैं। उस समय पर जो पुरानी भाषा थी जिसे अपभ्रंश कहते थे, इसमें कविताएं लिखना जो है बिल्कुल खत्म हो रहा था और दूसरी तरफ हमारी आज की जो आधुनिक भाषाएं हैं जैसे हिंदी, तो साहित्य की दुनिया में ये सब भाषाएं, हिंदी, मिथिला, ये सब भाषाएं अपना कदम रख रही थी। यानी कि विद्यापति का साहित्यिक उदय इस समय पर हो रहा था। समाज में और काव्य सृजन के इतिहास में एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि जब कोई भाषा बहुत ज़्यादा सुंदर, सजी धजी और काव्यात्मक गरिमा यानी कि कविताओं वाली शान या फिर कहे सम्मान पा लेती है और उसका रूप बिल्कुल परिनिष्ठित और शास्त्रीय हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब व्याकरण के कड़े नियमों में बंधकर बहुत सारी किताबी या फिर पंडितों वाली भाषा बन जाती है, तब जन सामान्य
मानस के लिए ये दुरूह होने लगती है। दुरूह का अर्थ होता है बहुत कठिन या मुश्किल, तो आम लोग जो है उसे आसानी से समझ नहीं पाते। जन चेतना का प्रवाह आम फहम भाषा के साथ आगे बढ़ता रहता है। सामान्य जन के चेतना प्रवाह और परिनिष्ठित या रूढ़ काव्य भाषा का अंतर्विरोध नए दौर से रचनाकारों के द्वारा रूढ़ी को तोड़कर और प्रवाह के आग्रह को स्वीकार करके ही जो है हल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जब जो किताबी भाषा है वो कठिन हो जाती है, तो जो जन चेतना है वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है आम फहम भाषा के सहारे। अब आम फहम का क्या अर्थ होता है? बहुत ही सरल, आसान और बोलचाल की भाषा जिसे हर कोई समझ सकता है, उसे आम फहम भाषा कहते हैं। अब एक तरफ आम लोगों की आसान भाषा होती है और दूसरी तरफ पुरानी रूढ़ काव्य भाषा होती है। इन दोनों के बीच एक अंतर्विरोध पैदा होता है और इस टकराव को दूर कौन करता है? वो करता है नए जमाने का रचनाकार या फिर कहें लेखक। वो क्या करता है? वो पुरानी रूढ़ी इसको तोड़ देता है और आम लोगों की भाषा के प्रभाव को अपना लेता है। उस ऐतिहासिक सच्चाई का अनुभव उस दौर में भी किया होता है जब विद्यापति रचना कर रहे थे। उसे हम निम्नलिखित उदाहरणों से जो है समझ सकते हैं। अपभ्रंश की उपलब्ध पुस्तकों में अधहमन यानी कि अब्दुल रहमान का संदेश राशक और विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता मुख्य है। अब यहाँ पे क्या बताया कि ये जो पुरानी भाषा है इसको छोड़कर आसान भाषा अपनाने की बात यहाँ पे हमने सीखी, और यही ऐतिहासिक सच्चाई जो है हमें उस समय भी दिखाई देती है जब हम विद्यापति की रचनाओं को देखते हैं। उस समय पर अपभ्रंश की जितनी भी रचनाएं बची हुई थी उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक तो अब्दुल रहमान की संदेश राशक और दूसरा है विद्यापति की कीर्तिलता। अब यहाँ पर हमें अब्दुल रहमान की जो संदेश राशक रचना है इसकी कुछ पंक्तियां दे रखी है, उसे देखते हैं। यहाँ पे है रहु रहई बुध इकवित रेसी अबु हतनी अबु हुई रहु पवेसी जीर्ण मुखड़ा पंकिये मज्जियार तिह पुरऊ पछिब्बऊ सब वाद। तो इसमें यहाँ पे हमें ये बताया गया, सबसे पहले तो ये देखो ये जो पंक्तियाँ हैं ये पुरानी अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है, जिसके रचयिता हम देखें तो वो है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की रचना संदेश राशक से इन पंक्तियों को लिया गया है। इसका अर्थ अगर हम देखें तो इन पंक्तियों में अब्दुल रहमान हमें ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी ये कविता ना तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखो पंडितों के लिए है और ना ही बिल्कुल नासमझ लोगों के लिए। ये तो सीधे सीधे हम जैसे आम लोगों के दिल को छू लेने के लिए लिखी गई है। और इसका असली मतलब क्या है, अब हम आगे की पंक्तियों में इसका असली मतलब समझेंगे। अर्थात बुद्धिमान तो उस काव्य में मन नहीं लगाएंगे जो कुछ अबुध हैं, उनका काव्य में प्रवेश कैसा, अर्थात वह उनमें आनंद ही क्यों लेंगे। हाँ, वास्तव में मेरा काव्य उन साधारण जनों के लिए है जो ना मूर्ख है और ना पंडित। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं वो इस सीधी सादी कविता में अपना मन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें जो है उन्हें तो कठिन और भारी भरकम भाषा पसंद होती है। दूसरी तरफ जो लोग अबुध हैं, अबुध का अर्थ हुआ नासमझ या फिर जिन्हें बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, उनका तो कविता की दुनिया में प्रवेश ही नहीं हो पाता, तो वो कविता का आनंद भला कैसे लेंगे। इसीलिए कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि वास्तव में मेरी ये जो कविता है ये उन साधारण जनों के लिए है जो ना तो बहुत बड़े पंडित हैं और ना ही बिल्कुल मूर्ख, वह बस प्यार और भावनाओं को समझना जानते हो, उनके लिए ये कविता है। इस कथन की व्याख्या करें तो स्पष्ट होता है कि काव्य के क्षेत्र में बुद्धिमान तो वह समझे जाते हैं जो संस्कृत समझते थे, मूर्ख तो अनपढ़ और नासमझ लोग थे जो काव्य नहीं समझते थे। इन दोनों के बीच साधारण जन थे जो संस्कृत तो नहीं जानते थे लेकिन जन भाषा में रचित काव्यों में रुचि लेते थे। अब यहाँ पे क्या बताया कि ये जो समय था इस समय में बुद्धिमान उन्हें माना जाता था जिन्हें संस्कृत भाषा आती थी, और मूर्ख उन्हें कह दिया जाता था जो अनपढ़ या नासमझ थे और कविता नहीं समझ पाते थे। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और बहुत बड़ा ग्रुप भी था जिसे साधारण जन कहते हैं, जो लोग संस्कृत जैसी कठिन भाषा तो नहीं जानते थे लेकिन अपनी जन भाषा में लिखी गई कविताओं को सुनने और समझने में जो है ये लोग बहुत रुचि रखते थे। ऐसे ही साधारण जनों के लिए
अध्ययमान ने अपभ्रंश में काव्य रचना की। यही साधारण जन है जिनकी चेतना के प्रवाह के साथ विकसित भाषा रचनात्मकता की नई समस्या को हल करती है। इसी से मिलती जुलती बात जो है वो विद्यापति भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही उन सीधे साधे और आम लोगों की बात अब्दुल रहमान ने की है। और यही वो साधारण लोग हैं जिनकी चेतना का प्रवाह, यानी कि जिनकी सोच समझ और समय के साथ जो बहते विचार हैं, इनके कारण भाषा का विकास होता है। जब भाषा बदलती है तो कवियों के सामने रचनात्मकता की जो है एक नई समस्या आ जाती है कि वो किस भाषा में लिखे ताकि सब लोग जो है उसे आसानी से समझ सके। और आम लोगों की भाषा अपनाकर कवि क्या करते हैं, वो इसी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर विद्यापति की कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, उसे देखते हैं। पंक्तियां हैं, सक्कौ वाणी बहुवन भावई, पायल रस को मम ना पावई, देसिल बैना सब जन मीठा, ते तैंसन जपहु अवहट्टा। अर्थात संस्कृत वाणी को बुद्धजन यानी पंडित लोग ही जो है अच्छी तरह समझते हैं। प्राकृत भाषा के रस का मर्म जो है वो कोई नहीं पाता है। देसी वचन यानी कि बोली सब लोग को जो है मीठा लगता है, अतः वैसे अवहट का कथन जो है करता हूँ। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये विद्यापति की रचना कीर्ति लता से ली गई है। इसमें वो बता रहे हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो केवल बुद्धजन यानी कि पंडित और ज्ञानी लोग ही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इसके बाद जो प्राकृत भाषा आई उसके मर्म को हर कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन जो हमारी देसी वचन है यानी कि हमारे अपने देश या अपने क्षेत्र की जो बोलचाल की भाषा है वो सब लोगों को जो है बहुत मीठी लगती है। इसलिए विद्यापति कहते हैं कि मैं अपनी बात इसी प्यारी और आसान देसी मिली जुली अवहट भाषा में कर रहा हूँ ताकि मेरे सभी आम लोग जो है इस भाषा को आसानी से समझ सकें। भाषा और समाज के संबंध का संक्रमण यहाँ अच्छी तरह दिखाई पड़ता है। संस्कृत पंडितों तक सीमित रह गई थी और प्राकृत का मर्म तो कोई नहीं समझता था, क्योंकि पंडित तो उसकी जो है उपेक्षा करते थे और आम जनता उनसे समझ नहीं पाती थी। बोधगम्यता और आत्मीयता के कारण देसी वचन यानी कि गांवों के लोगों की बोली तो जो है सबको मीठी लगती है। इसीलिए विद्यापति अवहट को देसी बोली के साथ मिलाकर जो है उसमें रचना करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि ये जो समय था विद्यापति का, इस समय में समाज में जो भाषा थी वो कैसे बदल रही थी। पुराने समय में क्या था, संस्कृत भाषा सिर्फ बड़े बड़े पंडितों तक सीमित रह गई और प्राकृत भाषा का असली मतलब जो था वो कोई समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जो पंडित थे वो लोग क्या करते थे, उसकी उपेक्षा करते थे, यानी कि उस ध्यान ना देना या फिर उसे छोटा समझते थे। और जो आम जनता थी वो उसे पूरी तरीके से जो है समझ नहीं पाती थी प्राकृत भाषा को। तो ऐसे समय में क्या हुआ, अपनी देसी बोली में दो खास बातें थी। कौन कौन सी थी? पहला तो था बोधगम्यता और दूसरा था आत्मीयता। बोधगम्यता का अर्थ हुआ जिसे बहुत आसानी से समझा जा सके, और आत्मीयता का मतलब हुआ जिसमें अपनापन लगे। तो गाँव के जो आम लोग थे वो जो बोली बोलते थे वो सबको मीठी लगती थी। इसलिए विद्यापति ने क्या किया, इन्होंने अपनी किताबी भाषा को छोड़कर अवहट को क्या किया, आम लोगों की देसी बोली के साथ मिला दिया, ताकि लोगों को जो है उस भाषा में अपनापन दिखाई दे। कवि का उद्देश्य रचना को अधिकाधिक प्रेषणीयता बनाना है, इसीलिए वह पंडिताऊ भाषा को जनता की बोलचाल की भाषा के जो है नज़दीक ले जाता है। भाषा की संक्रमणशीलता को इस तरह और ठीक से जो है समझा जा सकता है कि अध्ययमान की भाषा में बोधगम्यता की प्रवृत्ति होने के बावजूद आयोगात्मकता जो है वो कम है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि इस समय में कवि का जो असली उद्देश्य था वो अपनी जनता को अधिकाधिक प्रेषणीय बनाना था, यानी कि अपनी बात को दूसरों तक इस तरीके समझाना कि सामने वाला उसे बिल्कुल सही सही जो समझ सके। और अपनी बात को सब तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, पंडिताऊ भाषा को छोड़कर विद्यापति ने भाषा को जनता की रोज़मर्रा की बोलचाल वाली भाषा के जो है नज़दीक ले जाने का काम किया। अब भाषा की इस संक्रमणशीलता यानी कि भाषा के बदलने के इस गुण को जो है हम एक और कवि की भाषा में समझ सकते हैं, और वो है अध्ययमान। इनकी भाषा समझने में तो आसान थी, लेकिन उसमें अयोगात्मकता अगर हम देखें तो वो थोड़ी कम थी। अब ये अयोगात्मकता क्या होती है, इसे जो है हम आगे समझेंगे।
उनकी भाषा अपभ्रंश के उस रूप को लेकर चलती है जो विभक्ति रहित प्रयोगों में या परसर्गों के प्रयोगों में या इसी प्रकार के अन्य प्रयोगों में जो है स्वयंभू और पुष्य दंत के अधिक निकट है, उसमें इनका विरल प्रयोग ही है। यहाँ तक कि संदेश राशक की भाषा को प्राकृत भात समझा नहीं जा सकता। विद्यापति की अवहट भाषा अयोगात्मकता में आधुनिक भारतीय भाषा आदि हिंदी के जो है बहुत निकट आ गई है। अब यहाँ पे अध्ययमान जो थे, इन्होंने जिस पुरानी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया वो स्वयंभू और पुष्यदंत नाम के कवियों में भी देखने को मिलती है। इसमें इन्होंने विभक्ति रहित प्रयोग और परसर्गों का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम और एक अलग तरीके से किया। विभक्ति और परसर्ग का मतलब क्या होता है? वो छोटे शब्द जो कि वाक्य को जोड़ते हैं, जैसे कि ने, को, से आदि, इन सबको विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो इनकी रचना थी अब्दुल रहमान की संदेश राशक। इसकी भाषा की बात करें तो ये प्राकृत भाषा में थी, यानी कि जो देखने में पुरानी प्राकृत जैसी जो है लगती हो। लेकिन अगर हम हमारे विद्यापति को देखें तो इन्होंने जो है अवहट भाषा में लिखा और ये बहुत अयोगात्मकता के मामले में हमारी आज की आधुनिक भाषा हिंदी के बहुत निकट दिखाई देती है। अब आगे देखो, ध्यान दें, संदेश राशक की भाषा जो है ये पूरी तरह प्राकृत नहीं बल्कि प्राकृता भाषा है, यानी कि अपभ्रंश और प्राकृत का जो है मिश्रण उसमें है। और कीर्तिलता की भाषा अवहट में देसी भाषा का जो है मिश्रण है। ऐसा इसीलिए संभव हो पाया कि इस अवहट का स्वरूप जो है वो अधिक अयोगात्मक है। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की प्रकृति के जो है निकट है, वह विशेषता केवल कीर्तिलता में नहीं बल्कि कीर्ति पताका की जो है भाषा में भी है। तो यहाँ पे क्या बताया कि ये जो संदेश राशक है, अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो ये पूरी तरह प्राकृत नहीं है बल्कि ये एक मिश्रण है, एक तो अपभ्रंश भाषा का और दूसरा प्राकृत का। लेकिन विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा देखें तो वो अवहट के साथ हमारी देसी भाषा का मिश्रण है। ऐसा इसलिए क्योंकि अवहट का जो रूप है ये बहुत अयोगात्मक था। अयोगात्मक का मतलब होता है ऐसी भाषा जहाँ पर शब्दों के साथ व्याकरण के नियम और जो विभक्तियाँ हैं वो अलग से खुलकर जो है साफ साफ लिखी जाती हैं, जिसमें भाषा जो है बहुत सरल हो जाती है। तो ये रूप हमारी आज की भारतीय भाषाओं की प्रकृति के जो है बहुत पास है। और यही खूबी हमें विद्यापति जी की केवल एक रचना कीर्तिलता में ही नहीं बल्कि अगर हम देखें तो इनकी दूसरी रचना जो है कीर्ति पताका, इसमें भी हमें साफ साफ दिखाई देती है। योगात्मकता से अयोगात्मकता की ओर या संश्लिष्टता से विश्लिष्टता की ओर भाषा का बढ़ना भाषा के विकास की ऐसी प्रक्रिया है जो भाषा को जनता की दृष्टि से सुगमता और सहजता की ओर जो है ले जाती है। तो यहाँ पे क्या बताया कि समय के साथ जो भाषा का विकास है वो एक खास तरीके से होता है, और वो तरीका कौन सा है? वो है योगात्मकता से अयोगात्मकता, यानी कि शब्दों और व्याकरण के नियम का आपस में बुरी तरह चिपके होना, जिसे भाषा बहुत बारी और कठिन लगती है, इसे हम कहते हैं योगात्मकता। और अयोगात्मकता कहते हैं कि शब्दों को अलग अलग और खुला खुला लिखना, जिसमें जो है भाषा की सुगमता और सहजता आ जाती है। तो जब भाषा इस आसान रास्ते पर आगे बढ़ती है तो वो जनता के लिए जो है बहुत सरल हो जाती है। भाषा के विकास की इस प्रक्रिया में वाक्य के सभी अंग एक दूसरे से जो है अलग हो जाते हैं। शब्दों में सामासिकता की प्रवृत्ति लगातार घटती चली जाती है। यही है अयोगात्मकता या फिर विश्लिष्टता। इसमें भाषा में जो है सुगमता आ जाती है। तो यहाँ बताया कि जब भाषा जो है वो आसान बनती है तो वाक्य के सभी अंग जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होकर साफ साफ लिखे जाने लगते हैं। शब्दों में जो है समासिकता की प्रवृत्ति लगातार घटती चलती है। समासिकता का मतलब क्या होता है? बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक बड़ा या फिर एक कठिन शब्द बना देना। तो जब ये भारीपन घटने लगता है तो इसी को जो है हम अयोगात्मकता या फिर विश्लिष्टता कहते हैं। इससे क्या होता है? हमारी भाषा में बहुत ही सुगमता जो है आ जाती है, यानी कि हमारी भाषा जो है वो बोलने और समझने में बहुत आसान हो जाती है। इसके विपरीत संस्कृत में समासिकता प्रधान होती है। कभी कभी तो पूरे वाक्य जुड़कर एक शब्द बन जाता है। इसमें भाषा दुर्बोध हो जाती है और संधि एवं समास के नियम ही नहीं, उनके विश्लेषण में जो सिद्ध होता है वही अर्थ समझ पाता है।
भाषा के प्राचीन और आधुनिक रूपों की प्रवृत्ति में यह फर्क जो है ये वास्तव में गुणात्मक फर्क है। इस दृष्टि में विद्यापति के अवहट्ठ की ऐतिहासिक विशेषता जो है समझी जा सकती है। अब यहाँ पे क्या बताया कि जो संस्कृत भाषा है इसमें ये हमें समसामयिकता जो है बहुत प्रधान दिखाई देती है। वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा वाक्य ही आपस में जुड़कर एक शब्द बन जाता है और इस वजह से ये जो संस्कृत भाषा है ये बहुत ही कठिन हो जाती है। ऐसी भाषा को समझने के लिए केवल संधि और समास के नियम ही नहीं जानने पड़ते बल्कि उनका बहुत गहरा ज्ञान भी होना चाहिए जो कि उसके अर्थ को समझने में मदद करता है। तो भाषा के इस पुराने कठिन रूप और आज के नए आसान रूप के बीच अगर हम अंतर देखें तो ये हमें बहुत गुणात्मक फर्क दिखाई देता है। यानी कि ये केवल छोटा मोटा बदलाव नहीं है बल्कि भाषा के गुण और स्वभाव का बदल जाना है। इस नज़रिए से हम ये समझ सकते हैं कि विद्यापति जो थे इन्होंने उस समय अवहट्ठ भाषा को चुनकर क्या किया, बहुत एक ऐतिहासिक काम इन्होंने किया। आगे देखो, विद्यापति की अवहट्ठ की विशेषताओं को समझने के प्रसंग में उसके स्वरूप पर विचार करना जो है ज़रूरी है। इस सिलसिले में उतना उल्लेख कर देना भी जो है ज़रूरी है। यह समझ गलत है कि संस्कृत के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश का विकास एवं प्रचलन हुआ। प्राकृत और अपभ्रंश में भी जो है पुरानी भाषाएं हैं। शब्द सागर में अपभ्रंश को प्रकृत या परवर्ती रूप जो है कहा गया है, लेकिन भाषा के ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द सागर की जो समझ है वो गलत है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो विद्यापति थे इनकी अवहट्ठ भाषा को समझने के लिए हमें एक पुरानी गलतफहमी को जो है दूर करना होगा। अब वो गलतफहमी क्या है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि इतिहास में पहले सिर्फ संस्कृत भाषा बोली जाती थी, यानी पुराने समय में सिर्फ संस्कृत भाषा बोली जाती थी और फिर क्या हुआ, पुरानी पूरी तरह खत्म तो हुई और दोबारा समझो कि जो विद्यापति की अवहट्ठ भाषा है इसको समझने के लिए एक गलतफहमी दूर करना ज़रूरी है। वो ये थी कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं पुराने समय में पहले सिर्फ संस्कृत भाषा बोली जाती थी, फिर ये संस्कृत भाषा पूरी तरह खत्म हुई तो प्राकृत आ गई, प्राकृत पूरी तरह खत्म हुई तो आ गई अपभ्रंश। लेकिन ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो भाषाएँ हैं ये साथ साथ बदलती रहती है। जैसे प्राकृत और अपभ्रंश, अगर हम ये दोनों ही भाषा को देखें तो ये बहुत पुरानी है और इनका विकास भी हम साथ साथ दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं था कि प्राकृत आने से संस्कृत भाषा खत्म हो गई, दोनों साथ साथ चल रही थी। अब जो शब्द सागर है हिंदी की सबसे बड़ी डिक्शनरी, इसमें लिखा भी है कि अपभ्रंश जो है ये प्राकृत का परवर्ती रूप है। परवर्ती रूप का मतलब होता है बाद में आने वाला रूप। लेकिन जब हम भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि शब्द सागर में लिखी ये जो बात है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अपभ्रंश का पहला उल्लेख आर्य पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य का समय विद्वानों के द्वारा प्रायः 150 ईस्वी पूर्व जो है माना जाता है। इस प्रकार अपभ्रंश का अस्तित्व जनता के बीच एक भाषा के रूप में प्राचीन काल में ही था, भले ही उस समय में उसमें साहित्य नहीं रचा जा रहा हो। तो अपभ्रंश भाषा जो है ये कितनी पुरानी है, इसका अगर हम सबूत देखना चाहें तो हमें पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था महाभाष्य, इसमें देखने को मिलता है, जहाँ पर इसका पहला उल्लेख किया गया। ये जो रचना है ये आज से लगभग 150 ईस्वी पूर्व लिखी गई थी। इससे ये पता चलता है कि अपभ्रंश का जो अस्तित्व है वो बहुत पुराने समय से ही है और आम जनता के बीच बोलने के लिए जो है, भले ही उस समय ऐसी कोई साहित्यिक रचना नहीं लिखी जा रही हो, मतलब उस समय में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग सामान्य बोलचाल के लिए हो रहा था। यूँ कुछ विद्वान यह समझना चाहते हैं कि पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के नाम के अर्थ में नहीं बल्कि शब्दों के विकारी रूप के अर्थ में किया। यदि इस व्याख्या को मान लिया जाए तब भी यह कहा जा सकता है कि विकार यानी परिवर्तन की प्रक्रिया में अपभ्रंश का स्वरूप जनभाषा के रूप में विकसित हुआ और आम जनता का सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव जब बढ़ा तब उनके काव्य सृजन भी जो है होने लगा। इस विकास क्रम में लंबा समय लगा है। तो यहाँ पे क्या बताया, कुछ विद्वानों का मानना ये है कि जो पतंजलि है इन्होंने अपभ्रंश शब्द का इस्तेमाल किसी भाषा के लिए नहीं बल्कि विकारी रूप के लिए किया। विकारी का मतलब होता है बिगड़ा हुआ या बदला हुआ रूप। तो अगर हम उनकी इस व्याख्या को मान लें तब भी ये साफ है कि भाषा के विकार
होने की वजह से क्या हुआ, अपभ्रंश एक जन भाषा बनकर विकसित हुई। और धीरे धीरे जब इस भाषा को बोलने वाली जो आम जनता थी उनका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा, तब कवियों ने क्या किया, इसमें काव्य रचना करना शुरू कर दिया। और इस पूरे विकास क्रम में जो है एक बहुत लंबा सफर जो है हमें दिखाई दिया। आगे देखो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका में अवहट का जो रूप मिलता है उसे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और शिव नंदन ठाकुर ने मिथिला अपभ्रंश जो है कहा है। इसका आधार संभवतः यह है कि अवहट पर विद्यापति ने क्या किया, मैथिली का रंग चढ़ाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बताया कि विद्यापति की जो 2 रचनाएं हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, जिसमें अवहट भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसे 2 विद्वानों ने क्या किया, मिथिला अपभ्रंश भाषा का नाम दिया है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि विद्यापति ने उस समय की जो अपभ्रंश भाषा थी उसमें अपनी प्यारी स्थानीय भाषा जो इनकी मैथिली भाषा थी, इन दोनों को बहुत खूबी से मिलाया था। तो ऐसा मानना था एक तो बाबूराम सक्सेना का और दूसरा था शिवनंदन ठाकुर का। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के संपादन 1929 में कीर्ति लता का प्रथम प्रकाशन जो है वो काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया। उसी की भूमिका में डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि विद्यापति की अवहट मध्यकालीन प्राकृत और आधुनिक मैथिली के बीच के रूप में जो है बीच की चीज़ है। उन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भाषा को अवहट रूप कहकर मैथिली अपभ्रंश जो है करार किया, लेकिन यह मत विद्वानों के बीच जो है मान्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया कि सन 1929 में क्या हुआ, पहली बार कीर्ति लता रचना को छपवाया गया था और इसे छपवाने का काम किया था डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने। और उनका कहना ये था कि विद्यापति की ये जो भाषा है ये पुरानी प्राकृत और आज की मैथिली भाषा को देखें तो इन दोनों के बीच की चीज़ है। उन्होंने इसे मैथिली अपभ्रंश यानी कि मिथिला का थोड़ा बदला हुआ रूप कहा, लेकिन बाकी के बहुत से विद्वान जो है उनकी इस बात से सहमत नहीं थे। इस प्रसंग में डॉक्टर नामवर सिंह का यह कथन जो है विचारणीय है कि कीर्ति लता की भाषा को वर्ण रत्नाकर की भाषा के सम्मुख रखकर देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ण रत्नाकर में बंगलापन अधिक है, भले ही वह अनुलेखन पद्धति के कारण आ गया हो, और कीर्ति लता में मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि के जो है आरंभिक बीज है। तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामवर सिंह प्रथम संस्करण, ये इनकी रचना है नामवर सिंह की, इसमें ये सब लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि विद्यापति की अवहट पर मध्यकाल और पूरब की तत्कालीन बोलियों का निश्चित प्रभाव जो है दिखाई पड़ता है। इस पर केवल मैथिली का प्रभाव नहीं है, वास्तविकता यह है कि कीर्ति लता की भाषा पर जो है संस्कृत का भी प्रभाव है। अब क्या हुआ, एक विद्वान है नामवर सिंह, इनका कहना है कि जब हम कीर्ति लता की भाषा को उस समय की एक और रचना रही जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर, इसके सामने रखकर देखें तो दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है कि जो वर्ण रत्नाकर है इसमें हमें बंगला भाषा का असर ज़्यादा दिखाई देता है, जबकि कीर्ति लता में हम हमारी आज की मैथिली, भोजपुरी और अवधी जैसी भाषाओं के जो आरंभिक बीज हैं वो दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विद्यापति जी की जो भाषा है उस पर उस समय के भारत के बीच के जो हिस्से थे जैसे कि मध्य प्रदेश या फिर जो पूर्व के इलाके थे, इनकी बोलियों के मिश्रण का एक असर था। साथ ही इस पर संस्कृत भाषा का भी जो है हमें एक गहरा प्रभाव दिखाई देता है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की भी मान्यता है कि विद्यापति की अवहट को मैथिली अपभ्रंश या मिथिलांचल अपभ्रंश जो है कहना ठीक नहीं है। डॉक्टर सिंह का कथन इस प्रकार है, कीर्ति लता की भाषा पर मैथिली का रंग अवश्य है, परंतु उसके मूल में जो है शोरसेनी की प्रवृत्ति है और इसे कौन अस्वीकार कर सकता है। अब यहाँ पे दूसरे विद्वान का कथन आया जो कि है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। इनका कहना यह है कि विद्यापति की जो भाषा है इस भाषा को मैथिली अपभ्रंश कहना जो है ये गलत है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इनका मानना था कि इस भाषा पर मिथिला का रंग तो ऊपर से थोड़ा बहुत चढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम इसके मूल को देखें तो इसके मूल में हमें शोरसेनी नाम की पुरानी भाषा की प्रवृत्ति दिखाई देती है जिसे कोई भी जो है अस्वीकार नहीं कर सकता। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी और महापंडित राहुल सांकृत्यायन के विचारों का भी जो है
सहारा लेते हुए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का निष्कर्ष यह है कि तमाम तर्क वितर्कों और वाद विवाद को मिटा देने के लिए यह उचित जान पड़ता है कि इस भाषा को परवर्ती अपभ्रंश या अवहट नाम उत्तरी भारत की संक्रांतिकालीन भाषा का एकमात्र उपयुक्त जो है नाम हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बताया कि जो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हैं, इन्होंने क्या किया, दो बड़े विद्वान की बातों को मिलाकर एक निष्कर्ष दे दिया। कौन कौन से विद्वान? एक तो चंद्र शर्मा गुलेरी और राहुल सांकेत्यायन। अब इन्होंने निष्कर्ष क्या दिया? इन्होंने कहा कि इन सारे तर्क वितर्क और इन सब बहसों को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो ये है कि इस भाषा को परवर्ती अपभ्रंश या फिर अवहट कहा जाए, और यही नाम जो है ये उत्तर भारत की संक्रांतिकालीन भाषा के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे सटीक जो है नाम होगा। तो ऐसा मानना था इनका, शिव प्रसाद सिंह का। अब आगे देखते हैं विद्यापति की भाषागत विशेषताओं को। अवहट में कीर्तिलता की रचना करने के प्रसंग में विद्यापति का जो भाषागत दृष्टिकोण रहा है उसकी चर्चा जो है पहले ही की जा चुकी है। उसके सामने सामान्य जन के लिए भाषा को बोधगम्य बनाना था, इसीलिए अवहट को भी उन्होंने क्या किया, देसिल बयाना यानी मैथिली का संस्पर्श जो है अच्छी तरह दिया है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो विद्यापति थे इनका दृष्टिकोण ये था कि वो अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। अब इनके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य ये था बोधगम्य बनाना अपनी भाषा को। इसीलिए विद्यापति ने क्या किया, इन्होंने अवहट भाषा में अपनी स्थानीय बोली जो मिथिला थी इसका इस तरह से मिलान किया कि वो सबको अपनी देसी बोली जैसी जो है लगने लगी। वह संस्कृत के भी निष्णात विद्वान थे, इसीलिए संस्कृत का भी प्रभाव जो है इनकी अवहट पर था। कीर्तिलता का प्रारंभ तो संस्कृत छंद से ही किया गया है। इसके पीछे शायद यह प्रवृत्ति काम कर रही होगी कि विद्वानों के बीच प्रतिष्ठा के लिए संस्कृत ज्ञान का परिचय देना जो है वो ज़रूरी है। तो निष्णात का मतलब होता है बहुत बड़े। तो जो विद्यापति थे ये संस्कृत भाषा के भी बहुत बड़े विद्वान थे, इसीलिए इनकी अवहट भाषा पर अगर हम देखें तो हमें संस्कृत का भी प्रभाव दिखाई देता है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता की शुरुआत में क्या किया, संस्कृत के छंद जो है इन्होंने लिखे, और इसके पीछे इनकी जो सोच थी वो ये थी कि उस समय के बड़े बड़े पंडितों के बीच अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए उन्हें ये दिखाना कि उन्हें संस्कृत का भी जो है बहुत अच्छा ज्ञान है। लेकिन उनकी संस्कृत ऐसी है कि संस्कृत का साधारण ज्ञान रखने वाला भी जो है उसे समझ सकता है। भाषा को सरलता की ओर ले जाने की प्रवृत्ति वहाँ भी रही है। राजा कीर्ति सिंह के जीवन प्रसंग के आधार पर रचे गए काव्य का नाम जो है कीर्तिलता रखते हुए विद्यापति का ध्यान कहाँ था, यह निम्नलिखित प्रारंभिक पंक्तियों से ही जो है स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया कि विद्यापति की जो संस्कृत भाषा थी ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थी। उन्होंने ऐसी आसान संस्कृत लिखी जिससे साधारण ज्ञान रखने वाला भी जो है आसानी से समझ सकता है। इन्होंने क्या किया, विद्यापति ने राजा कीर्ति सिंह के जीवन पर एक काव्य लिखा जिसका नाम था कीर्तिलता, और इस रचना की शुरुआत में ही इन्होंने क्या किया, कुछ पंक्तियाँ लिखी। उनसे हम इनका असली जो मकसद था उसे समझ सकते हैं। अब वो पंक्तियाँ क्या है उसको समझते हैं। तिहुवन खेतही काइन तनु किति वल्ली पसरई। इसमें विद्यापति कह रहे हैं कि यदि इस संसार रूपी खेत में यश की बेल को ना फैलाया जाए तो फिर शरीर जो है धारण करने का क्या फ़ायदा। यहाँ पर तिहुवन का अर्थ है तीनों लोग या फिर संसार, और कीर्ति का मतलब हुआ प्रशंसा। आगे देखो, अक्षर खंबारम जऊ मंचा बंधी न दे। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि यदि अक्षरों रूपी खंभों की शुरुआत करके जो है उस बेल को फैलाने के लिए मचान का सहारा ना लिया जाए तो वो बेल जो है वो कैसे आगे बढ़ेगी। अक्षर का अर्थ हुआ अक्षर और मंचा का अर्थ हुआ मचान, यानी कि वह ढांचा जिस पर बेल जो है ऊपर चढ़ती है। अर्थात यदि अक्षर रूपी खंभे को आरंभ में बांध दिया जाए तो त्रिभुवन के क्षेत्र में उसकी कीर्ति की लता जो है कैसे पसरे। तो यहाँ पे विद्यापति ये समझा रहे हैं कि यदि हम अक्षरों और सुंदर शब्दों के खंभे बनाकर क्या करें, अपनी कविता को उसमें नहीं बांधेंगे तो राजा की कीर्ति के जो बेल है वो भला पूरे त्रिभुवन यानी तीनों लोक में कैसे फैलेगी। यानी राजा की अच्छाई को दुनिया तक पहुँचाने के लिए कविता लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
गांव में किसान शाक सब्जी की लता के फैलने के लिए जो है बांस बल्ली के मंच का निर्माण करते हैं। विद्यापति ने अपनी काव्य की लता के पसरने के लिए क्या किया, भाषा का मंच खड़ा किया और इसके लिए वह अक्षर अक्षर पर जो है ध्यान देते हैं। तो क्या हुआ, गांव में आपने देखा होगा कि जैसे हमारे गांव में क्या होता है, किसान लोग क्या करते हैं, साग सब्जी की बेल को फैलाने के लिए उसे बांस की बल्लियों के ढांचे से जो है सहारा देते हैं। ठीक वैसे ही विद्यापति ने क्या किया, इन्होंने अपनी कविता रूपी बेल को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए क्या किया, सुंदर भाषा का एक मचान बनाया। और वो अपनी कविता को सजाने के लिए क्या करते हैं, उसके एक एक अक्षर पर बहुत गहराई से विद्यापति ध्यान देते हैं। विद्यापति की भाषा चेतना इस पद के विश्लेषण से भी स्पष्ट होती है। संस्कृत कीर्ति यहाँ कीर्ति के रूप में और संस्कृत पसरती अथा प्रसरती या प्रसरती यहाँ परसेई के रूप में ही है। अक्षर तो अक्षर के रूप में ही है। ध्यान खींचता है खम्बारंभ यानी कि शब्द, स्तंभ खम बन गया, आरंभ तत्सम रूप में ही जो है मौजूद है। संस्कृत के विद्वान तत्सम और तद्भव में संधि नहीं मानते, लेकिन विद्यापति ने व्याकरण के नियम की उपेक्षा करके खम्बारंभ शब्द बनाकर क्या किया, भाषा के विकास को नई गति दी। और एक नया आनंद आता है यह देखकर कि विद्यापति ने अपने नाम का भी अवहट रूप बनाया, जब वह अपनी भाषा के नए रूप पर जो है गर्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो विद्यापति है, इनकी भाषा चेतना को हम इस तरह समझ सकते हैं कि विद्यापति ने संस्कृत के कठिन शब्दों को बदलकर क्या किया, उसे बहुत आसान बना दिया। जैसे उन्होंने क्या किया, संस्कृत के कीर्ति शब्द को बदलकर कीर्ति कर दिया। ऐसे ही संस्कृत में एक शब्द है प्रसरति, इसको विद्यापति ने बदलकर पसरेई कर दिया। ऐसे अक्षर शब्द को बदलकर अक्षर लिख दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि आम लोग जो है इसे आसानी से बोल सके और समझ सके। इस तरह क्या किया, विद्यापति ने बहुत सारे शब्दों को बदला। अब संस्कृत के बड़े बड़े पंडित ऐसे दो अलग अलग तरह के शब्दों को जो है आपस में जोड़ने के नियम को जो है मानते नहीं, लेकिन विद्यापति ने क्या किया, इन्होंने व्याकरण के उन कड़े नियमों की उपेक्षा की और इस तरह उन्होंने ऐसे आसान शब्दों का जो है निर्माण कर दिया। अब विद्यापति को अपनी इस नई और आसान भाषा पर जो है बहुत गर्व था। ये अपनी भाषा से इतना प्यार करते थे कि इन्होंने क्या किया, इस कविता में अपने खुद के नाम को भी बदलकर क्या किया, अवहट के रूप में दे दिया। और उन्होंने अपने नाम को कैसे लिखा, अब आगे की लाइनों में हमें यही समझाया गया है। देखते हैं आगे की लाइनें। बालचंद विज्जावई भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा, सो परमेसर सेहर सोहई, इड़च्चई डाहर मन मोहई। अब यहाँ पे क्या बताया है कि बालचंद यानी कि बालचंद का अर्थ हुआ द्वितीया का चांद। और यहाँ पे बताया गया कि बालचंद्र और विद्यापति की जो भाषा है, इन दोनों पर ही दुष्ट लोगों की हंसी का कोई असर नहीं होता। वो बालचंद्र तो जो है परमेश्वर शिव जी के सिर पर सुशोभित, और विद्यापति की ये भाषा रसिकों के मन को जो है मोह लेती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है इन पंक्तियों में। आगे देखो, अब यहाँ पे विद्यापति ने क्या किया, अपने नाम को विद्यापति की जगह विज्जावई लिखा है। तो ये विद्यापति का अपभ्रंश रूप है, जबकि ऐसा करना जो है बहुत ज़रूरी नहीं था। दूसरी पंक्ति में शेखर सेहर बन गया। तो यहाँ वही बताया गया कि विद्यापति ने कैसे कैसे शब्दों को बदला। विद्यापति की जगह विजय लिख दिया, शेखर की जगह सेहर लिख दिया, निश्चय की जगह निश्चय लिख दिया। तो इस रूप में इन्होंने किया। नागर नाहर हो गया। विद्यापति के इस तरह के प्रयोग का अध्ययन भारतीय आर्य भाषाओं के आपसी संबंध और आधुनिक आर्य भाषा के विकास के एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन पड़ाव का जो है ज्ञान देता है। इस दृष्टि से विद्यापति की देसिल बयना मिश्रित अवहट भाषा का ऐतिहासिक जो है महत्व है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका का महत्व इस दृष्टि से भी बहुत अधिक है। यह ध्यान देने लायक है कि मैथिली कवि विद्यापति, जिनके बारे में कभी यह बहस थी कि वो मैथिली कवि हैं या बंगाली, वही कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास क्रम को समझने का आधार प्रस्तुत करते हैं और उससे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो है संबंध समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या बताया कि विद्यापति ने जो शब्दों का बदलाव किया,
जब हम उनके इस तरह के बदलावों को पढ़ते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि पुराने समय की भाषाएं जो है वो आपस में कैसे जुड़ी हुई थी और वो बदलते बदलते हमारी आज की आधुनिक हिंदी भाषा तक जो है कैसे पहुंची। विद्यापति ने जो ये देसिल बयना वाली बात कही उसका इतिहास में बहुत महत्व है। पहले के समय में विद्वानों के बीच जो है एक बहस थी कि विद्यापति जो है वो असल में मिथिला के कवि हैं या फिर बंगाली कवि हैं, बंगाली भाषा के। लेकिन उनकी जो रचनाएं आई कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इनकी भाषा को देखकर हम आज हिंदी भाषा के विकास क्रम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इसी से हमें पुरानी भाषाओं और आज की भाषाओं के बीच का ये जो रिश्ता है ये हमें समझ में आता है। विद्यापति की अवहट का भाषागत पाठ यह कहें कि अक्षर का ठाट इतना विस्तृत है कि उसमें राजस्थानी का भी प्रवेश हो गया। राजस्थानी में मूर्धन्य ण के प्रयोग का जो है बाहुल्य रहता है। विद्यापति के अवच में बाहुल्य तो नहीं, लेकिन उनके शब्दों में ण को जगह मिल गई है जो पूर्वी प्रयोग नहीं है। मैथिली या हिंदी में तो यह प्रवृत्ति कतई नहीं है। निश्चय, णाहर आदि पश्चिमी प्रयोग के प्रभाव के जो है सबूत है। तो यहाँ पे क्या बताया कि विद्यापति की भाषा का जो दायरा है वो इतना विस्तृत था कि इन्होंने अपनी कविता में क्या किया, जो राजस्थानी भाषा के शब्दों को भी आने में साथ दिया। जैसे राजस्थानी भाषा को हम देखें तो राजस्थानी भाषा में ये जो ण है इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो विद्यापति ने क्या किया, इन्होंने अपनी भाषा में कई जगहों पर न की जगह ण अक्षर का इस्तेमाल किया है। और ये जो तरीका है ये हमारी तरह यानी कि पूर्वी भारत का नहीं है बल्कि और ना ही ये मिथिला का है, ये तो पश्चिमी भाषाओं का शब्द दिखाई देता है। तो इससे पता चलता है कि विद्यापति की भाषा पर हमें पश्चिमी भाषाओं का भी असर दिखाई देता है। आगे देखो, संस्कृत, मैथिली और अवहट का मिश्रण कीर्तिलता की भाषा में अनेक पदों में मिलता है। तो यानी कि कीर्तिलता की भाषा को देखें तो हमें संस्कृत, मैथिली और अवहट इन तीनों का ही मिश्रण दिखाई देता है। लेकिन निम्नलिखित पंक्तियों में उपयुक्त मिश्रण का विलक्षण जो है दृष्टांत है। तो यहाँ पे हमें कुछ पंक्तियाँ दे रखी है, उसको समझते हैं। पंक्तियाँ क्या है, मध्य आन करी वेला सम्मद साज सकल पृथ्वी चक्र करो वस्तु। अब यहाँ पे मध्याह्न का अर्थ हुआ दोपहर का समय, ठीक है। और सकल का अर्थ अगर हम देखें तो यह है पूरा या कहें संपूर्ण। तो इसमें बताया गया कि जो दोपहर का समय है, दोपहर का समय होने पर जब राजा क्या करता है, अपनी सेना को समेटने लगता है, तब पूरी पृथ्वी का पहिया या फिर जो पूरी पृथ्वी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से घूमने लगती है। बिकार आए राज मानु सकरी पिसी वर आगे आंग डगर। तो यहाँ पे बिकार का अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ है बदलाव या हलचल। और राजमानुष का अर्थ होता है राजा के आदमी। इसमें बताया गया है कि राजा के आदमियों या राजा के जो सैनिक होते हैं इनके आने से एक बदलाव होता है, और वो ये कि वो रास्ते में आने वाले घरों और आंगनों को कुचलते और रोंदते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। आनक तिलक आनका लाग पात्र हूतत परिस्त्री वलआ मांग। यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पर क्या होता है, किसी दूसरे का तिलक किसी दूसरे को लगा दिया जाता है और लोग जो है मेहमान बनकर क्या करते हैं, दूसरों की स्त्रियों से ज़बरदस्ती चीज़ें मांगने लगते हैं। यहाँ पे जो आनक है इसका मतलब हुआ दूसरे का, और पर स्त्री का मतलब हुआ पराई या फिर दूसरी स्त्री। ब्राह्मणक यज्ञोपवीत चांडाल का आगल वैश्यंती पयोधरे जितेह का हृदय चूर। अब यहाँ पे यज्ञोपवीत का क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ जनेऊ। और अगर हम हृदय चूर का मतलब देखें तो इसका होता है दिल का टूट जाना या दुखी होना। इसमें बताया गया कि ब्राह्मणों का जो पवित्र जनेऊ होता है इसे खींचकर चांडाल के गले में जो है डाल दिया जाता है, और वैश्याओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी का हृदय जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया हो। धन संचरे धोल हाथी हती बापर चुरी जाथी आवर्त वीरतते रोहलो नागर नहीं नर समूहद्दे। अब यहाँ पे संचरे का अर्थ हुआ चलना या फिर फैलना, और नर समुद्रों का अर्थ हुआ मनुष्यों का सागर। इन दो पंक्तियों का अर्थ हुआ कि सेना के हथियारों के चलने से क्या होता है, धूल का एक ऐसा बादल उड़ता है कि थप्पड़ मारने पर भी जो है कुछ दिखाई नहीं देता, और पूरे नगर में ऐसा शोर मच जाता है कि वो नगर नहीं बल्कि मनुष्यों का जो है समुंदर लगने लगता है।
अब ये जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी, इसमें हमने कुछ शब्द देखे जैसे मध्याह्न, वेला, सकल, पृथ्वी, चक्र, वस्तु, परस्त्री, ब्राह्मण, यज्ञोपवीत, चांडाल, वैश्या, आवर्त, वितर्क। ये जो सभी शब्द हैं ये शब्द तत्सम शब्द हैं, यानी कि संस्कृत से सीधे सीधे लिए गए, लेकिन इन्हें जो है अन्य स्रोतों से आए शब्दों के साथ वाक्य में इस प्रकार गुम्फित किया गया, यानी अन्य स्रोत से जो वाक्य हैं उनके साथ इस तरह मिला दिया गया कि इनका जो तत्सम होना जो है वो पाठकों को महसूस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता पाठकों को पढ़ने पर कि तत्सम शब्द है। और एक तो ये शब्द जो है संस्कृत होते हुए भी प्रचलित शब्द हैं, मतलब संस्कृत के हैं और प्रचलित मतलब बहुत फेमस भी हैं। दूसरी भाषा में क्रिया रूपों के प्रयोग के कारण सुगमता आ गई है। बिकाय, आय, क्रिया युग्म मैथिली और हिंदी के मेल से बनी है। बिकाय जो है ये मैथिली शब्द है जिसका अर्थ क्या हुआ, बिकने के लिए, और आय जो है ये खड़ी बोली की क्रिया आना का भूतकालिक रूप है, और ये विलक्षण रचनात्मक भाषा का उदाहरण जो है प्रस्तुत करते हैं। आनक तिलक में आनक जो है ये ठेठ मैथिली का प्रयोग है जिसका अर्थ है अन्य का। इस पद में का के लिए मैथिली क का प्रयोग जो है अनेक जगह है, यानी कि जो हमने पद पढ़ा इसमें जिन शब्दों का प्रयोग हुआ ये हमें इस बात का सबूत देते हैं कि विद्यापति ने क्या किया, अपनी रचना में कई तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है साथ में, जैसे कि संस्कृत, मैथिली और अवहट, इन सब का प्रयोग जो है हमें इसमें एक साथ दिखाई देता है। अब आगे देखो, कीर्तिलता की भाषा में मैथिली का प्रवेश या प्रभाव का एक उदाहरण। अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें कीर्तिलता रचना में जो है मैथिली भाषा का प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे है, हिंदू तुलक मिलतवास, एक धम में ओकाक हास। इसमें जो विद्यापति हैं वो ये बता रहे हैं कि उस समय समाज में क्या था, हिंदू और तुर्क यानी कि जो मुसलमान हैं वो एक साथ निवास करते थे, लेकिन दोनों के बीच थोड़ा मनमुटाव भी था, जिससे एक धर्म या कहें तौर तरीकों पर दूसरा जो है वो हंसता भी था। कतहु बाग, कतहु वेद, कतहु विस्मिल, कतहु छेद। तो इसमें समाज का दृश्य बताया गया है कि समाज का दृश्य ऐसा था कि कहीं पर मस्जिद से अजान की आवाज़ आती थी, कहीं पर क्या होता था, पंडितों के द्वारा वेदों का पाठ किया जाता था, और कहीं पर अल्लाह के नाम पर बिस्मिल्लाह किया जा रहा होता था, तो कहीं हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार यज्ञ या संस्कारों की वेदी बनाई जाती थी। कतहु ओझा, कतहु खोजा, कतहु नकल, कतहु रोजा, यानी कि रास्ते में कहीं पर जो है झाड़ फूक करने वाले ओझा दिखाई दे जाते थे, तो कहीं पर मुस्लिम समाज के गुरु या फिर संभ्रांत जो खोजा होते हैं वो मिलते थे। कहीं समाज के कुछ अपराधी या दंडित लोग घूमते हुए दिखते थे, तो कहीं पर लोग जो है वो श्रद्धा से अपना व्रत रख रहे होते थे। कतहु तंबारू, कतहु पूजा, कतहु निमाज, कतहु पूजा। इसमें बताया कि समाज में कई लोग बैठकर तंबाकू या फिर हुक्का पीते दिखते थे, तो कहीं पर वजू यानी कि हाथ मुंह धोने के लिए पानी का छोटा सा मिट्टी का पात्र रखा होता था। कहीं पर लोग अल्लाह की इबादत में नमाज पढ़ रहे होते थे, तो कहीं पर मूर्तियों के सामने बैठकर जो है देवताओं की पूजा की जा रही थी। कतहु तुलुका बल कर, बाट जायते बेगार धर। तो इन सब के बीच कहीं कहीं पर तुर्क यानी कि आम लोगों पर अपनी ज़बरदस्ती जो है बल दिखाते थे, और रास्ते पर चलते हुए सीधे साधे लोगों को पकड़कर क्या करते थे, उनसे बिना पैसे लिए बेगार करवाते थे ये तुर्क लोग। तो इस तरह इन पंक्तियों में जो है उस समय के समाज के बारे में हमें बताया गया है। आगे देखो, जिन संक्रमण काल में विद्यापति हुए उनका भाषागत प्रतिफलन यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं। दो उपयुक्त पंक्तियों में कतहु में हर पंक्ति के आने और अंत में जायते क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैथिली का प्रभुत्व है, लेकिन तुलुक, बांग, बिसल, खोजा, रोजा, निमाज आदि फारसी शब्द जो है वो अभिव्यक्ति की नहीं आवश्यकता की पूर्ति पर हिंदी के शब्द भंडार में जो है वृद्धि कर रहे हैं। एक और प्रयोग यहाँ ध्यान खींचता है, नकत, जो तत्सम नक्षत्र और तद्भव नखत के ही फारसी उच्चारण के प्रभाव से बना शब्द है। कीर्तिलता की भाषा में फारसी के भी शब्द जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। दरवेश, मखदूम, हुकुम जैसे शब्द यथास्थान जो है आते रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि विद्यापति जिस समय कविता लिख रहे थे उनका भाषा पर जो है उनकी भाषा पर उस समय का बहुत असर हमें दिखाई देता है। तो विद्यापति ने कैसे कैसे किस तरीके से भाषा के सभी स्त्रोतों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया। कीर्तिलता की रचना भी अवहट में ही की गई है, लेकिन विद्यापति के व्यक्तित्व के सांस्कृतिक रूप का प्रभाव कीर्तिलता की भाषा में अनेक स्थलों पर नयापन लिए हुए है
और एक युवती के सौंदर्य का जो है वर्णन अब यहाँ पे हमें दिखाया गया है। तो अब यहाँ पे विद्यापति की दूसरी रचना है जो है कीर्ति पताका। इसके बारे में बताया गया कि जो कीर्ति पताका है, अगर हम इसकी बात करें तो इस रचना की भाषा भी जो है अवहट है, लेकिन इस रचना की भाषा में हमें विद्यापति के व्यक्तित्व का जो सांस्कृतिक स्वरूप है वो भी दिखाई देता है, जिससे भाषा में एक नयापन आ जाता है। अब इस रचना में एक युवती के सौंदर्य को किस तरीके से दिखाया गया है उसे हम जानते हैं। दीर्घ केश, कपाल कुटिल, कोमल घनस, दपमत कंदप, धनुजनी, बंधिल चामर। इसमें विद्यापति बता रहे हैं कि वो जो युवती है उसके बाल बहुत लंबे, घुंघराले, कोमल और बिल्कुल काले बादलों जैसे जो है घने हैं। अगर हम उस युवती की भौहों को देखें तो वो ऐसी सुंदर कमान जैसी लगती है जिसे देखकर साक्षात कामदेव का घमंड भी जो है वो चूर चूर हो जाता है। निष्कलंक शशि बिंब, सरिस सुंदर मुखमंडल, पिय अनुराग, कहंत सबन, डोलबे कुंडल। अब यहाँ पे बताया गया कि उसका जो मुख है, मुखमंडल यानी कि चेहरा, उसका सुंदर चेहरा बिना किसी दाग के, बिना बेदाग चंद्रमा के समान जो है चमक रहा है। और जब वो अपने प्रिय के प्रेम की बातें करती है तो उसके कानों के जो कुंडल है वो क्या करते हैं, खुशी से डोलने लगते हैं। गुरु पीन पयोधर भार, भरे मत गंज मदमती, संसार सार सिंगार रस, कमल रुचि, तुइल हरई युवती। इन दो लाइन में बताया गया कि वो जो सुंदर युवती है, वो सुंदर युवती जब अपने भरे हुए यौवन के साथ चलती है तो उसकी अगर हम चाल देखें तो वो बिल्कुल राजहंस की तरह बहुत धीमी और मतवाली लगती है। वह युवती पूरे संसार के श्रृंगार रस के साथ जैसी सुंदर है, ऐसी सुंदर है कि उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसकी जो चमक है वो खिले हुए कमल की शोभा को भी हर जगह जो है छीन लेती है। तो इस पद की भाषा की बात करें तो वो संस्कृत प्रधान है, यानी कि जो पद है ये संस्कृत की भाषा में लिखा गया है। ऐसा लगता है कि पद के संदर्भ के अनुसार यहाँ कवि जयदेव से प्रभावित या प्रेषित हो। इस पद को पढ़ के क्या लगता है कि विद्यापति जो है वो जयदेव नाम के कवि हुए, इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। लेकिन संस्कृत के दीर्घ, दीर्घ, दर्प, दम, कंदर्प, कंदप, श्रृंगार, सिगार बनकर भाषा की विकास प्रक्रिया का जो है परिचय दे रहे हैं। तो इन सब से, इन शब्दों से पता लगता है कि भाषा का विकास जो है यहाँ पर किस तरीके से हुआ। आगे देखो, निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि विद्यापति की भाषा सामाजिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से सामसिक संस्कृत के विकास का जो है स्वरूप प्रस्तुत करती है। यह विद्यापति की अपनी विशेषता है। वह शब्दों के चयन में निसंकोच इस सामासिकता का जो है इजहार करते हैं। क्रिया रूपों के प्रयोग में भी स्वच्छंदता बरतते हैं। प्रसर्गों का स्वतंत्र विभक्ति चिन्हों के रूप में प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति कीर्तिलता में है, वह विद्यापति की अवहट को आधुनिक भारतीय भाषा के विकास से जो है जोड़ देती है। तो ये जो अब तक हमने पढ़ा विद्यापति की भाषा के बारे में, यहाँ पे उसका निष्कर्ष दिया है। इसका सीधा मतलब ये था कि विद्यापति की जो भाषा है वो समाज और इतिहास को जोड़ने वाली सामसिक संस्कृति का एक रूप है। सामसिक संस्कृति का अर्थ हुआ ऐसी संस्कृति जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग जो है उनके रीति रिवाज आपस में मिलजुल कर एक हो जाते हैं। और यही मेलजोल हमें विद्यापति की भाषा की सबसे सुंदर विशेषता को दर्शाता है। विद्यापति की जब अपनी कविता के लिए विद्यापति जब शब्द चुनते हैं तो वो बिल्कुल निसंकोच इस मेलजोल को खुलकर दिखाते हैं। विद्यापति काम वाले शब्दों को भी अपनी मर्जी से क्या करते हैं, बहुत स्वच्छंदता के साथ इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने अपनी रचना कीर्तिलता में क्या किया, प्रसर्गों का इतनी आज़ादी से इस्तेमाल किया कि उनकी ये पुरानी अवहट भाषा जो है वो सीधे आज की हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसी लगने लगती है। सामान्य जन को ध्यान में रखने और उनके बीच रहने के कारण बोलचाल की संज्ञाएं, क्रियाएं आदि धड़ल्ले से जो है प्रयुक्त हुई है। आज के पाठकों और रचनाकारों के लिए प्रासंगिक बातें हैं। विद्यापति के रचनात्मक प्रयोगों से निकलते हुए सिद्धांत या नियम, इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि रचनाकार को विद्यापति के समान समाज के ऐतिहासिक गतिशीलता, जनता की मानसिकता, स्थानिकता के साथ ही व्यापक राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य आदि को जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जो विद्यापति हैं ये हमेशा सामान्य जन को ध्यान में रखते हैं
और उन हमेशा जो है उनके बीच रहते हैं। इसी वजह से विद्यापति ने क्या किया, आम लोगों की बोलचाल का इस्तेमाल किया। और इसी के साथ आज के जो पाठक और जो रचनाकार हैं, इनके लिए विद्यापति का ये जो तरीका है ये बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि विद्यापति ने क्या किया, अपने प्रयोगों से हमें भाषा को आसान बनाने के नियम जो है विद्यापति ने सिखाए। अब ये समझो कि आज के किसी भी रचनाकार को अगर अच्छी कविता लिखनी है तो उसे विद्यापति की तरह ही क्या है, कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। और वो कौन कौन सी बातें हैं? पहला तो है ऐतिहासिक गतिशीलता, यानी कि समाज में समय के साथ जो बदलाव आ रहे हैं उसे समझना। अपनी जनता की मानसिकता, यानी कि लोग क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं, ये उस रचनाकार को पता होना चाहिए। तीसरा है स्थानिकता, यानी अपने स्थानीय जगह जहाँ पे वो रह रहा है उसका उसे ज्ञान हो और उसकी भाषा का ज्ञान हो। इसके साथ साथ अपने पूरे देश की व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, इन सब का जो है उस रचनाकार को पता होना चाहिए, तभी वो जो है विद्यापति के जैसा एक महान कवि बन सकता है। तो यहाँ पे जो है हमने अपना ये टॉपिक कंप्लीट किया। अब इस यूनिट के सारांश को भी जो है हम इसी वीडियो में समझते हैं। सारांश देखो इसका, विद्यापति संक्रमण काल के कवि हैं। विद्यापति की रचनाओं पर इस संक्रमण का प्रभाव जो है परिलक्षित होता है। उन्होंने चरित काव्य भी लिखे, श्रृंगार के पद भी लिखे और भक्ति में भी लीन हुए। संक्रमण काल के कवि होने के नाते विद्यापति का महत्व जो है वो और बढ़ जाता है। उसमें अवसान और उदित होती प्रवृत्तियों का जो है अद्भुत संगम जो है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या बताया कि विद्यापति जो है संक्रमण काल के कवि थे, यानी कि दो युगों के जो बीच का समय होता है उस समय के कवि थे। इनकी कविताओं में ये बदलाव भी हमें साफ साफ दिखाई देता है। विद्यापति ने चरित काव्य भी लिखे जिसमें राजाओं की कहानियों को लिखा जाता था। विद्यापति ने श्रृंगार के पद भी लिखे जिसमें वो भगवान की भक्ति में लीन हुए, ऐसे पद भी उन्होंने लिखे। इनमें जो है अवसान यानी कि खत्म होती हुई पुरानी चीज़ें और उदित यानी कि जन्म लेती हुई जो नई प्रवृत्तियाँ थी, इन दोनों का ही सुंदर संगम हमें विद्यापति की रचनाओं में दिखाई देता है। विद्यापति के समय में भारत में क्या था, आमतौर पर दिल्ली सल्तनत का शासन था। यानी जब विद्यापति रचना कर रहे थे उस समय हमें दिल्ली सल्तनत का शासन देखने को मिलता है। उनके जीवन काल में दिल्ली में कौन कौन से, एक तो तुगलक वंश आया और लोधी वंश, इन दोनों का शासन चल रहा था। एक सामान्य धारणा है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में धर्म राजनीति की जो है नियामक शक्ति हो गया। कीर्तिलता की कथा इन धारणा को झुठलाती है। कीर्तिलता की भाषा से जो दृष्टिकोण सामने आता है उससे लगता है कि राजनीति धार्मिक प्रभाव से मुक्त हो रही थी। आज के माहौल में विद्यापति की कीर्तिलता और भी जो है वो प्रासंगिक हो उठी है। तो यहाँ पे हमें क्या समझाया गया कि जो इतिहास है इसमें हमें लोगों की एक धारणा दिखाई देती है। अब वो धारणा ये है कि जो विद्यापति का समय था, इस समय पर राजनीति को धर्म ही चलाता था, यानी कि धर्म जो है वो राजनीति को कंट्रोल करता था। लेकिन जब हम विद्यापति की रचना कीर्तिलता को देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि लोगों की ये पुरानी सोच कि धर्म राजनीति को कंट्रोल कर रहा है, ये सोच जो है ये बहुत गलत सोच थी। कीर्तिलता को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि उस समय राजनीति धार्मिक प्रभाव से बिल्कुल आज़ाद थी। राजा जो थे वो धर्म को अलग रखकर फैसले लेते थे। इसीलिए आज के समय और माहौल में विद्यापति की जो रचना है ये हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि हमें धर्म और राजनीति को अलग अलग देखना कीर्तिलता जो रचना है ये सिखाती है। विद्यापति युगीन समाज सामंती समाज था। समाज वर्ण, जाति और वर्ण में विभाजित था। धार्मिक और सामाजिक रूप से विपन्न लोगों का दमन और शोषण होता था। राजा महान और व्यापारी दुखी थे। कीर्तिलता में इस तथ्य का उल्लेख है कि हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते थे। हिंदू समाज में क्या था, जाति व्यवस्था और विवाह पद्धति और भी विकृत हुई। इस तरह धन या दूसरी और गरीबी, समाज में क्या था, आर्थिक विषमता बहुत गहरी थी। दास की स्थिति बहुत खराब थी। किसानों की हालत जो है वो कुछ बेहतर थी। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो विद्यापति का समय था ये समय सामंती समाज का था, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जमींदार और राजा जो थे यही सब कुछ होते थे। इस समय का पूरा समाज हमें वर्ण, जाति और अलग अलग वर्गों में विभाजित दिखाई देता है। जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से विपन्न थे, विपन्न का मतलब हुआ या तो बहुत गरीब थे या फिर साधनहीन थे, उनका अमीर लोगों द्वारा दमन और शोषण बहुत ज़्यादा किया जाता था। इस समय सिर्फ राजा और महाजन, साथ ही साथ जो बड़े व्यापारी थे, केवल वही लोग सुखी और अमीर थे।
कीर्तिलता में हमें ये तथ्य भी देखने को मिलता है कि इस समय पर, विद्यापति के समय पर जो था, हिंदू और मुसलमान दोनों ही समाज में साथ में रहते थे। उस समय हिंदू समाज में जाति व्यवस्था, शादी करने के नियम और भी ज़्यादा कड़े हो गए थे। समाज में एक तरफ तो बहुत ज़्यादा पैसा था और दूसरी तरफ हमें बहुत ज़्यादा गरीबी दिखाई देती है, और इसी को जो है हम आर्थिक विषमता कहते हैं। इसका मतलब ये था कि अमीर और गरीब इन दोनों के बीच हमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है विद्यापति के समय के समाज में। उस समय जो दास थे उनकी हालत इतनी ख़राब थी, जबकि खेती करने वाले किसानों की हालत देखें तो हमें दासों की तुलना में इनकी तुलना थोड़ी बेहतर जो है दिखाई देती है। आगे देखो, विद्यापति की रचनाएं, खासकर कीर्तिलता, कीर्ति पताका और लिखनावली अपने समय के जीवन दस्तावेज हैं। मध्ययुगीन इतिहास लिखने में जो है इसका सार्थक उपयोग किया जा सकता है। मतलब अगर हमें भारत का मध्ययुगीन इतिहास लिखना हो तो हम कीर्तिलता, कीर्ति पताका और लिखनावली इन रचनाओं की सहायता ले सकते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति ने जनभाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। यह भी सही है कि साहित्यिक भाषा को वह जनभाषा के करीब ले गए। उनकी भाषा पर भी संक्रमण का जो है प्रभाव है, इसीलिए उनकी भाषा में नूतन और अभिनय प्रयोग मिलते हैं। उनकी भाषा भारतीय आर्य भाषा की जो है अगुआ है। विद्यापति की भाषा उनकी काव्य प्रतिभा का जो है उत्कृष्ट नमूना है। उसमें ऐतिहासिक गतिशीलता है, जनता के बोल हैं, स्थानीयता है। इसके साथ साथ उनकी भाषा व्यापक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संदर्भ को जो है समेट कर चलती है। तो यहाँ पे क्या बताया कि विद्यापति जो है, इन्हें जो है मैथिल कोकिल कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैथिल भाषा की बहुत सुरीली कोयल। विद्यापति ने क्या किया, इन्होंने जनभाषा को साहित्यिक गरिमा दिलाई। इन्होंने बहुत ही अनोखा काम किया कि ये रचनाओं की भारी भरकम साहित्यिक भाषा को आम लोगों की आसान भाषा के जो है करीब ले आए। इनकी भाषा पर भी हमें संक्रमण काल का प्रभाव दिखाई देता है। इसी वजह से इनकी जो भाषा है वो हमें नूतन और अभिनय प्रयोग, यानी कि बिल्कुल नए और अनोखे तरीके से देखने वाली जो है इनकी भाषा लगती है। विद्यापति की भाषा की बात करें तो ये हमारी भारतीय आर्य भाषा की अगुआ है। अगुआ का मतलब हुआ सबसे आगे चलने वाला या फिर रास्ता दिखाने वाला। और इनकी ये भाषा इनकी काव्य प्रतिभा का भी हमें उदाहरण प्रस्तुत करती है। विद्यापति की भाषा को देखें, इसमें हमें ऐतिहासिक गतिशीलता जो है दिखाई देती है, यानी कि इतिहास को आगे बढ़ाने की ताकत है विद्यापति की भाषा में। हमारी आम जनता के मीठे बोल और स्थानिकता जो है, इसके साथ ही विद्यापति की भाषा जो है आगे बढ़ती है। अब अगली इकाई में हम क्या जानेंगे, विद्यापति की रचनाएं पदावली, इसका अध्ययन करेंगे और काव्य व्यक्तित्व का जो है विशिष्ट परिचय भी जो है विद्यापति के वो हम प्राप्त करेंगे। तो इसके साथ हमारी ये जो MHD 1 की यूनिट नंबर 3 थी ये यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूनिट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।